सुप्रभात बच्चों। हम नीलकंठ पाठ पढ़ रहे थे और आज हम नीलकंठ पाठ को आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से मोर के बच्चों को जब लेखिका घर लेकर जाती है तो उन्हें देखकर उनके घर वाले या आस पड़ोस वाले ये कहते हैं कि ये मोर के बच्चे नहीं, तीतर के बच्चे हैं और आपको ठग लिया है। ऐसा कहकर वो सभी लेखिका को चढ़ाते हैं। चलिए आगे पाठ को पढ़ते हैं। घर पहुंचने पर सब कहने लगे, तीतर है, मोर कहकर ठग लिया है। कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ही ठगे जाने की बात मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई। अप्रसन्न होकर मैंने कहा, मोर के क्या सुरखाब के पर लगे हैं? है तो पक्षी ही। चिढ़ा दिया जाने के कारण ही संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और यत्न में कुछ विशेषता आ गई। पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजरा रखकर उसका दरवाज़ा खोला और फिर 2 कटोरियों में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा। वे दोनों चूहेदानी जैसे पिंजरे पिंजरे से निकलकर कमरे में मानो खो गए। कभी मेज़ के नीचे घुस गए, कभी अलमारी के पीछे। अतः अंत में इस लुक्का छिपी से थककर उन्होंने मेरे रद्दी कागज़ों की टोकरी को अपने नए बसेरे का गौरव प्रदान किया। 2-4 दिन वे इसी प्रकार दिन में इधर उधर गुप्तवास करते और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट होते रहे। फिर आश्वस्त हो जाने पर कभी मेरी मेज़ पर, कभी कुर्सी पर और कभी मेरे सिर पर अचानक आविर्भूत होने लगे। खिड़कियों में तो जाली लगी थी, पर दरवाज़ा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था। खुला रहने पर चित्रा, मेरी बिल्ली, इन नवागंतुकों का पता लगा सकती थी और तब उसके शोध का क्या परिणाम होता, यह अनुमान करना कठिन नहीं है। वैसे वह चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती, परंतु यहाँ तो 2 सर्वदा अपरिचित पक्षियों की अनाधिकार चेष्टा का प्रश्न था। उसके लिए दरवाज़ा बंद रहे और ये दोनों उसकी दृष्टि में ऐरे गहरे मेरी मेज़ को अपना सिंहासन बना ले। यह स्थिति चित्रा जैसी अभिमानिनी मार्जरी के लिए असहाय ही कही जाएगी। यानी कि महादेवी वर्मा के घर पर अन्य जीव जंतु भी थे जो कहीं न कहीं महादेवी वर्मा का बड़ा ही ध्यान रखते थे और इस तरह से मोर के जो बच्चे थे वे दोनों अब धीरे धीरे महादेवी वर्मा के घर पर बड़े होने लगे और उन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार वहाँ पर अपने रहने और अपने खेलने का स्थान चुना और वो अब महादेवी वर्मा जी के घर में बेरोक टोक घूमा करते थे, आया जाया करते थे। जैसे ही हम लोग घर में कभी किसी जीव को लाते हैं, चाहे वो कुत्ता हो या बिल्ली हो या फिर अन्य कोई पशु पक्षी, तो पहले हफ्ते तक वो जीव बड़ा ही सहमा और डरा सा रहता है, लेकिन कुछ दिनों बाद वो हमारे परिवार का हिस्सा बन जाता है और कहीं ना कहीं वो भी हमारे परिवार में घुल मिल जाता है। उसको भी ये लगता है कि ये भी अब उसी के घर जैसा है। जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़ियाखाने के रूप में होने लगा, तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़ जाली के बड़े घर में पहुंचाया, जो मेरे जीव जंतुओं का सामान्य निवास है। दोनों नवागंतुकों ने पहले रहने वालों में वैसा ही कौतूहल जगाया जैसा नववधु के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े और
उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटरगू गुटरगू की रागनी अलापने लगे। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम से बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। ऊन की गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। उस दिन मेरे चिड़िया घर में मानो भूचाल आ गया। धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे। उनका कायाकल्प वैसा ही क्रमशः और रंगमय था जैसा इल्ली से तितली बनना था। यानी कि अब लेखिका ने उनकी उछल कूद को देखते हुए उसे अपने कमरे से निकालकर चिड़ियाखाने में रख दिया, जहाँ अन्य जीव जंतुओं ने उनका स्वागत किया। कैसे स्वागत किया? जैसे कि कोई नववधू का आगमन उनके घर में हुआ हो। इस तरह से वे सभी उन्हें कौतूहल की दृष्टि से देख रहे थे और कुछ उन्हें बड़े बूढ़ों की तरह निहार रहे थे और कुछ जो छोटे खरगोश थे वो उछल कूद कर कर उनका स्वागत कर रहे थे। मोर के सिर पर अब धीरे धीरे जो मोर के बच्चे हैं वो अब बढ़ने लगे थे और लेखिका बढ़ने लगे थे। मोर के सिर की कलगी और सघन, ऊंची तथा चमकीली हो गई। चोंच अधिक बंकिम और पैनी हो गई। गोल आँखों में इंद्रनी की नीलाभ धुरती झलकने लगी। लंबी नील हरित ग्रीवा की हर भंगिमा में धूपछाई तरंगे उठने गिरने लगी। दक्षिण वाम में दोनों पंखों में स्लेटी और सफ़ेद आलेखन स्पष्ट होने लगे। पूँछ लंबी हुई और उनके पंख पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषीय रंग उद्दीप्त हो उठे। रंग रहित पैरों को गर्वीली गति ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। उसका गर्दन ऊंची कर देना देखना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीची कर दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना आदि क्रियाओं में जो सुकुमारता और सौंदर्य था उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता है। गति का चित्र नहीं आंका जा सकता। यानी कि अब जो मोर था उसके लेखिका ने यहाँ पर उसकी शारीरिक जो सौंदर्य का वर्णन किया है कि किस तरह से वो जब युवावस्था में आया तो किस तरह से उसकी जो शारीरिक बनावट थी वो इतनी खूबसूरत थी और उसके जो क्रियाकलाप थे वो इतने मनमोहक थे कि वो सभी उसे देखकर ही महसूस किए जा सकते थे। उसकी गति से उसके चित्र को नहीं आंका जा सकता था। यानी कि इतनी खूबसूरती उस मोर में थी कि लेखिका उसे घंटों निहारना चाहती थी, ऐसा लेखिका का मानना है। चलिए बच्चों, आगे कल हम मोरनी के विकास और उसके विषय में जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही।